हेलो, वेलकम टू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1927। पहला बार इसको लॉन्च किया गया था 1927 में। किसको? हार्डी बॉयज़ मिस्ट्री स्टोरीज़ को। द हार्डी बॉयज़ मिस्ट्री स्टोरीज आर ए सीरीज ऑफ बुक्स। द हार्डी बॉयज़ मिस्ट्री स्टोरीज सीरीज ऑफ बुक्स हैं अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ ब्रदर्स फ्रैंक एंड जो हार्डी। और इन बुक्स में दो भाई हैं, फ्रैंक और जो हार्डी, उनके एडवेंचर्स के बारे में बताया गया है। टीन एज डिटेक्टिव्स, ये दोनों जो है टीन एज वाले जासूस हैं, मतलब किशोर हैं ये दोनों। हु सॉल्व वन बैफलिंग मिस्ट्री आफ्टर अनदर, जो एक के बाद एक लगातार बैफलिंग मिस्ट्री को, मतलब कंफ्यूज करने वाले मिस्ट्री को, यानी रहस्यों को सुलझाते हैं। The Hardy Boys were so popular among young boys that, इतने पॉपुलर थे कम उम्र के लड़कों में, that in 1930 a similar series was created for girls। इतने पॉपुलर हुए कि इसी तरह का एक सीरीज क्रिएट किया गया लड़कियों के लिए, फीचरिंग ए 16-year-old डिटेक्टिव नेम्ड नैन्सी ड्रू। और उसमें जो मेन कैरेक्टर बनाया गया एक 16 साल की लड़की को, किशोर लड़की को, टीनेजर लड़की को जासूस के रूप में, जिसका नाम था नैन्सी ड्रू। ये सब काल्पनिक है, याद रखिएगा। ये जो बात है, कहानी है हार्डी बॉयज़ मिस्ट्री स्टोरीज, ये किताब सही है, लेकिन एक किताब के अंदर जो हार्डी हैं, फ्रैंक हार्डी हैं, या नैन्सी ड्रू का नाम लिया जा रहा है, ये सब जो पात्र हैं, कैरेक्टर हैं, ये काल्पनिक है। बाकी घटना तो सही है। The cover of each volume of the Hardy Boys states that the author of the series is Franklin W. Dixon। हार्डी बॉयज़ का जितना भी वॉल्यूम निकला, सबके कवर पर लिखा हुआ है कि जो सीरीज के ऑथर हैं उनका नाम है फ्रैंकलिन डब्ल्यू डिक्सन। द नैन्सी ड्रू मिस्ट्री स्टोरीज आर सपोजिडली रिटन बाय कैरोलिन कीनी। और जो नैन्सी ड्रू मिस्ट्री स्टोरीज का जो सीरीज है वो तथाकथित रूप से लिखा गया है कैरोलिन कीनी के द्वारा। ओवर द ईयर्स, कई वर्षों के दौरान, दो मेनी फैंस ऑफ बोथ सीरीज हैव बीन सरप्राइज टू फाइंड आउट दैट फ्रैंकलिन डब्ल्यू डिक्सन एंड कैरोलिन कीनी आर नॉट रियल पीपल। जब दोनों सीरीज के फैंस को, प्रशंसकों को ये पता चला काफ़ी सालों के बाद कि फ्रैंकलिन डब्ल्यू डिक्सन और कैरोलिन कीनी रियल लोग हैं ही नहीं, मतलब ये जो लेखकों के नाम है ये काल्पनिक है। If Franklin W. Dixon and Caroline Kinney never existed, then who wrote the Hardy Boys and Nancy Drew Mysteries? जब ये दोनों हैं ही नहीं दुनिया में, मतलब इस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है दुनिया में, कभी रहा ही नहीं है, तब इन दोनों किताबों को लिखा किसने? The Hardy Boys and the Nancy Drew books were written through a process called ghost writing। हार्डी बॉयज़ और नैन्सी ड्रू बुक्स हैं, वो लिखे गए थे घोस्ट राइटिंग प्रोसेस के जरिए। अ घोस्ट राइटर राइट्स ए बुक अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफिक फार्मूला। घोस्ट राइटर किताबों को लिखता है स्पेसिफिक फार्मूला के जरिए। वाइल घोस्ट राइटर्स आर पेड फॉर राइटिंग द बुक्स, देयर ऑथरशिप इज नॉट एक्नॉलेज्ड। हालांकि घोस्ट राइटर्स को किताब लिखने के लिए पैसा मिलता है, लेकिन लेखक के रूप में उनका नाम स्वीकार नहीं किया जाता है कि वो लेखक हैं। एंड देयर नेम्स डू नॉट अपीयर ऑन द पब्लिश्ड बुक्स। और प्रकाशित किताबों पर उनका नाम लेखक के रूप में नहीं लिखा जाता, प्रकाशित होता है। घोस्ट राइटर्स कैन राइट बुक्स फॉर चिल्ड्रेन और एडल्ट्स। घोस्ट राइटर्स बुक्स लिख सकते हैं चिल्ड्रेन के लिए और एडल्ट्स के लिए। द कंटेंट ऑफ विच इज़ अनस्पेसिफिक। और कोई भी टाइप का कंटेंट वो किताबों में लिख सकते हैं, मतलब किसी भी मुद्दे पर किताबें वो लोग लिखते हैं। मतलब समझिए, घोस्ट राइटर भी राइटर हैं, लेकिन वो भूत की तरह दृश्य रहते हैं, किन्हीं को उनका नाम नहीं बताया जाता है, नाम इसी तरह से काल्पनिक डाल दिया जाता है। ठीक है। ओरिजिनल राइटर को पैसा देके चलिए भाई आप लिखिए, आपको पैसा मिल गया, खत्म, आपको नाम नहीं मिलेगा इसके बदले, ये वाला काम होता है। ठीक है। समटाइम्स दे वर्क ऑन बुक सीरीज विद अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल टाइटल्स। कभी कभी घोस्ट राइटर बुक सीरीज पर काम करते हैं जिनका अलग अलग इंडिविजुअल टाइटल्स होता है, सच एज द हार्डी बॉयज़ इन द नैन्सी ड्रू सीरीज, जैसे कि हार्डी बॉयज़ सीरीज में, नैन्सी ड्रू सीरीज में हुआ। द इनिशियल आइडिया फॉर बोथ
The Hardy Boys and the Nancy Drew series was developed by a man named Edward Stratemeyer. एडवर्ड स्ट्रैटेमियर नाम के एक आदमी ने ये आइडिया सबसे पहले सोचा कि हार्डी बॉयज एंड नैन्सी ड्रू जैसा सीरीज निकालना चाहिए. हु ओन्ड ए पब्लिशिंग कंपनी, और ये जो एडवर्ड स्ट्रैटेमियर थे उनका एक अपना प्रकाशन कंपनी था दैट स्पेशलाइज्ड इन चिल्ड्रंस बुक, और जो मुख्य रूप से बच्चों की किताबें प्रिंट करता था, पब्लिश करता था. स्ट्रैटेमियर नोटिस्ड द इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी ऑफ मिस्ट्रीज एमंग एडल्ट्स. स्ट्रैटेमियर ने गौर किया कि वयस्क लोगों में मिस्ट्रीज के प्रति लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, लोग मिस्ट्री वाली स्टोरीज पढ़ना पसंद कर रहे हैं, वयस्क लोग. एंड सरमाइज्ड, और उन्होंने अंदाजा लगाया, गेस किया दैट चिल्ड्रेन वुड एंजॉय रीडिंग मिस्ट्रीज अबाउट यंगर डिटेक्टिव्स विथ हुम दे कुड आइडेंटिफाई. तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है बच्चे भी जो है मिस्ट्रीज को पढ़ना पसंद करें, और उसको मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए यदि कोई कम उम्र का डिटेक्टिव रहे जिसके साथ वो खुद को आइडेंटिफाई कर सके, कनेक्ट कर सके बच्चे, तो उसको पसंद करेंगे. स्ट्रैटेमियर फर्स्ट डेवलप्ड ईच बुक विद एन आउटलाइन डिस्क्राइबिंग द प्लॉट एंड सेटिंग. स्ट्रैटेमियर ने सबसे पहले हर एक किताब का एक प्लॉट और रूपरेखा, आउटलाइन तैयार किया. वंस ही कंप्लीटेड द आउटलाइन, the Stratemeyer then hired a ghostwriter to convert it into a book of slightly over 200 pages. जब वो आउटलाइन तैयार कर लेते थे तब किसी होस्ट राइटर को हायर करते थे कि आप इस किताब को कंप्लीट कीजिए, 200 पेज से थोड़ा ऊपर रखिएगा. आफ्टर द घोस्ट राइटर हैड रिटन ए ड्राफ्ट ऑफ ए बुक, ही और शी वुड सेंड इट बैक टू स्ट्रैटेमियर. घोस्ट राइटर जब लिख लेता था, एक ड्राफ्ट तैयार कर लेता था किताब का, तो वह, मतलब पुरुष भी हो सकता था, स्त्री भी हो सकती थी, वह वापस स्ट्रैटेमियर को वो किताब का ड्राफ्ट भेजता था. हु वुड मेक ए लिस्ट ऑफ करेक्शंस, जो करेक्शंस का लिस्ट तैयार करता था, एंड मेल इट बैक टू द घोस्ट राइटर, और फिर घोस्ट राइटर को वापस मेल कर देता था कि देखिए ये सब करेक्शन कर दीजिए. द घोस्ट राइटर वुड रिवाइज द बुक अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेमियर्स इंस्ट्रक्शंस. घोस्ट राइटर जो है किताब को रिवाइज करता था स्ट्रैटेमियर के इंस्ट्रक्शंस के दौरान के द्वारा, एंड देन रिटर्न इट टू हिम, और तब उसको लौटा देता था कि लीजिए भाई अब करेक्शन हम कर दिए. वंस स्ट्रैटेमियर अप्रूव्ड द बुक, इट वाज रेडी फॉर पब्लिकेशन. एक बार जब स्ट्रैटेमियर अप्रूव कर देते थे किताब को, तो यह पब्लिकेशन के लिए तैयार हो जाता था. बिकॉज ईच सीरीज रैन फॉर सो मेनी ईयर्स, हर सीरीज कई सालों तक चला, इसीलिए नैन्सी ड्रू एंड द हार्डी बॉयज बोथ हैड ए नंबर ऑफ डिफरेंट घोस्ट राइटर्स प्रोड्यूसिंग बुक्स. इसीलिए बहुत सारे घोस्ट राइटर्स अलग अलग किताबों को उसमें लिखे. हाउएवर द फर्स्ट घोस्ट राइटर फॉर ईच सीरीज प्रूव्ड टू बी द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल. लेकिन जो पहला घोस्ट राइटर था दोनों सीरीज के लिए, प्रत्येक सीरीज के लिए, वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल यानी प्रभावशाली साबित हुआ. द इनिशियल घोस्ट राइटर फॉर द हार्डी बॉयज वॉज ए कैनेडियन जर्नलिस्ट नेम्ड लेज़ली मैकफार्लेन. जो शुरुआती घोस्ट राइटर था हार्डी बॉयज़ के लिए पहला, वो एक कैनेडियन जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, उनका नाम था लेज़ली मैकफार्लेन. ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद, मिल्डर्ड ए वर्ट, ए यंग राइटर फ्रॉम लोवा, बिगैन राइटिंग द नैन्सी ड्रू बुक्स. ठीक है, कुछ सालों के बाद मिल्डर्ड ए वर्ट, एक यंग राइटर थे लोवा से, उन्होंने नैन्सी ड्रू के लिए किताबें लिखनी शुरू की. ऑल्दो दे वेर यूजिंग प्रिपेयर्ड आउटलाइंस एज गाइड्स, बोथ मैकफार्लेन एंड वर्ट डेवलप्ड द कैरेक्टर्स देमसेल्फ. हालांकि आउटलाइन उनको प्रिपेयर्ड दिया जाता था स्ट्रैटेमियर के द्वारा, लेकिन वो कैरेक्टर को खुद ही डेवलप करते थे कि कैसा कैरेक्टर बनाना चाहिए. द पर्सनैलिटीज ऑफ फ्रैंक एंड जो हार्डी एंड नैन्सी ड्रू अरोज डायरेक्टली फ्रॉम मैकफार्लेन्स एंड रेड्स इमेजिनेशंस. फ्रैंक हार्डी, जो हार्डी और नैन्सी ड्रू का जो आप पर्सनैलिटी देखते हैं उन किताबों में, उसको डेवलप करने का श्रेय किसको जाता है? मैकफार्लेन को और वर्ट के इमेजिनेशन को. इन दोनों ने अपनी कल्पना से वैसे चरित्र चित्रण किया था. उदाहरण के तौर पे मिल्डर्ड वर्ट हैड बीन ए स्टार कॉलेज एथलीट. मिल्डर्ड वर्ट एक स्टार कॉलेज एथलीट थे, मतलब बहुत ज़बरदस्त कॉलेज एथलीट थे, एंड गेव नैन्सी सिमिलर एथलेटिक एबिलिटीज़. उन्हें नैन्सी को भी वही एथलेटिक एबिलिटीज़ दिए. द घोस्ट राइटर्स वेर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूमरस प्लॉट एंड सेटिंग डिटेल्स. घोस्ट राइटर्स भी जिम्मेवार थे बहुत सारे उन सब चीज़ों के लिए, प्लॉट के लिए और डिटेल्स के लिए, कि कहानी का डिटेल में कहाँ क्या चीज़ होगा.
लेस्ली मैकफर्लन यूज्ड एलिमेंट्स ऑफ हिज स्मॉल कैनेडियन टाउन टू क्रिएट बेपॉट। लेस्ली मैकफर्लन ने स्मॉल कैनेडियन टाउन का जो एक रूपरेखा तैयार किया, उसमें उन्होंने, हाँ, स्मॉल कैनेडियन टाउन था, वहाँ का रूपरेखा, वहाँ से एलिमेंट्स उठाए और कहानी में जो बेपोर्ट नाम का काल्पनिक शहर था उसमें पुट कर दिया। द हार्डी बॉयज़ फिक्शनल होम टाउन। अब बेपोर्ट क्या था? हार्डी बॉयज़ का फिक्शनल होम टाउन था। मतलब देखिए, हार्डी बॉयज़ बना दिया गया, तो हार्डी बॉयज़ कहाँ के शहर के थे? उस शहर को भी दर्शाना था कहानी में, तो उस शहर को कहानी में दर्शाने के लिए शहर का जो चरित्र चित्रण किया गया वो एक कनाडा का छोटा सा शहर था, वहीं का कुछ बातें उठा करके चरित्र चित्रण कर दिया गया, मिला दिया गया उसमें। ऑल्दो द हार्डी बॉयज़ एंड नैन्सी ड्रू बुक्स वेर वेरी पॉपुलर विथ चिल्ड्रन, बच्चों में काफ़ी लोकप्रिय था हार्डी बॉयज़ और नैन्सी ड्रू का किताबें, बट एवरी वन नॉट अप्रूव्ड ऑफ देम, लेकिन हर कोई उसको सही नहीं मानता था किताबों को। क्रिटिक्स थॉट देयर प्लॉट्स वेर अनरियलिस्टिक एंड इवन फार फेच्ड। क्रिटिक्स का मानना था कि ये जो कहानी के प्लॉट हैं वो अनरियलिस्टिक हैं और बहुत दूर दूर से खींच के लाए गए हैं, जिनका जीवन से संबंध नहीं जुड़ पाता है। सिंस मोस्ट टीनेजर्स डिड नॉट एक्सपीरियंस द एडवेंचर्स फ्रैंक एंड जो हार्डी और नैन्सी ड्रू डिड, क्योंकि उन लोग ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि अधिकांश टीनेजर्स अपने जीवन में ऐसे एडवेंचर्स को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं जैसा कि फ्रैंक और जो हार्डी और नैन्सी ड्रू ने किया। द वे द बुक्स वेर रिटेन ऑल्सो अट्रैक्टेड क्रिटिसिज्म, जिस तरह से किताबें लिखी गई थी उसके कारण भी आलोचना हुई इन किताबों की। मेनी टीचर्स एंड लाइब्रेरियंस ऑब्जेक्टेड टू द घोस्ट राइटिंग प्रोसेस, बहुत सारे शिक्षकों ने, बहुत सारे पुस्तकालय अध्यक्षों ने घोस्ट राइटिंग प्रोसेस पर ही ऑब्जेक्शन लगा दिया कि गलत है प्रोसेस, क्लेमिंग इट वॉज डिज़ाइन टू प्रोड्यूस बुक्स क्विकली रादर देन क्रिएट क्वालिटी लिटरेचर। और उन्होंने जो इस पर ऑब्जेक्शन लगाया, कहते हुए लगाया कि जो घोस्ट राइटिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप किताब जल्दी जल्दी तो बना लेते हैं लेकिन क्वालिटी लिटरेचर नहीं बनता है। सम लाइब्रेरीज इंक्लूडिंग द न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी इवन रिफ्यूज टू इंक्लूड द बुक्स इन देयर चिल्ड्रंस कलेक्शन। कुछ लाइब्रेरी ने तो अपने चिल्ड्रन कलेक्शन में इन किताबों को शामिल करने से भी मना कर दिया, जैसे कि न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी ने। आयरोनिकली दिस डिसीजन एक्चुअली हेल्प्ड सेल्स ऑफ द बुक्स। विडंबना तो यह है कि यह डिसीजन जब लाइब्रेरीज के द्वारा लिया गया तो इससे किताब का सेल और बढ़ गया, बिकॉज चिल्ड्रेन सिंपली परचेज देम व्हेन दे वेर अनअवेलेबल इन लोकल लाइब्रेरीज। बच्चों को पसंद था, लाइब्रेरी में था नहीं तो सब बच्चा खरीदना शुरू कर दिया। लाइब्रेरी में रहता तो कम से कम 10 किताब रहता तो 1000 बच्चा उसे पढ़ता उलट पुलट के। अब तो 10 किताब लोग नहीं रखा तो 1000 का 1000 बच्चा खरीद लिया, 1000 में से 800 बच्चा तो जरूर खरीद लिया, तो किताब का सेल बढ़ गया। Regardless of the debates about their literary merit, each series of books has exerted an undeniable influence on American and even global culture. चाहे जितना भी उसके लिटरेरी मेरिट के बारे में, साहित्यिक गुणवत्ता के बारे में इन किताबों के जितना भी डिबेट होता रहे, इससे अलग इनमें से, इस सीरीज में से प्रत्येक किताब ने अमेरिकन और ग्लोबल कल्चर पर गहरा प्रभाव डाला, जिसे इनकार नहीं किया जा सकता है। मोस्ट अमेरिकन्स हैव नेवर हर्ड ऑफ एडवर्ड स्ट्रैटेमियर। अधिकांश अमेरिकन्स ने एडवर्ड स्ट्रैटेमियर के बारे में सुना ही नहीं है। लेस्ले मैकफर्लन के बारे में सुना नहीं है, मिल्ड्रेड वर्ड के बारे में सुना नहीं है, बट पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड आर फेमिलियर विथ नैन्सी ड्रू एंड फ्रैंक जो हार्डी। लेकिन पूरी दुनिया के लोग नैन्सी ड्रू और फ्रैंक और जो हार्डी को तो जरूर जानते हैं। मतलब इनके लेखक, संपादक और प्रकाशक को नहीं जानते, लेकिन इन पात्रों को जरूर जानते हैं। अब चले क्वेश्चन आंसर की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द नैन्सी ड्रू मिस्ट्री सीरीज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो नैन्सी ड्रू इंट्रोड्यूस किया गया था 1930 में। ठीक है। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट टाइटल फॉर दिस पैसेज? इस पैसेज का बेस्ट टाइटल क्या होगा? तो सी होगा, द हार्डी बॉयज एंड नैन्सी ड्रू घोस्ट राइटिंग ए सीरीज। तीसरा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल वाज ए रियल राइटर? निम्नलिखित में से कौन रियल राइटर था? ठीक है, आपको बताना है। लेस्ली मैकफर्लन था, बाकी सब तो काल्पनिक नाम है। टॉम हार्डी कैरेक्टर का काल्पनिक नाम है। फ्रैंकलिन डब्ल्यू डिक्सन और कैरोलिन कीनी ये काल्पनिक लेखकों के नाम है। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ए घोस्ट राइटर इज समवन हु?
डज नॉट रिसीव क्रेडिट एज द ऑथर, हाँ बिल्कुल उनको क्रेडिट नहीं दिया जाता है कि लेखक हैं। दूसरा, बेसिस हिज और हर बुक्स ऑन प्री डिटरमिन्ड गाइडलाइंस, जी हाँ उनको एक आउटलाइन तैयार करके दिया जाता है जो प्री डिटरमिन्ड होता है, उसी गाइडलाइन के अनुसार उनको कहानी लिखनी होती है। तो सेकंड एंड थर्ड सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5th, एज यूज्ड इन पैराग्राफ 3 विच इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ सरमाइज। सरमाइज का बेस्ट डेफिनेशन तो गेस होना चाहिए, ए नंबर, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है 6th में, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द हार्डी बॉयज एंड नैन्सी ड्रू बुक्स वेयर क्रिएटेड बेस्ड ऑन द आइडिया दैट, किस आइडिया पर बेस्ड ये बुक्स क्रिएट किए गए थे। तो मिस्ट्री बुक्स फॉर एडल्ट्स आर पॉपुलर, इस आइडिया पर। और सेकंड, चिल्ड्रन एंजॉय रीडिंग अबाउट कैरेक्टर्स दे कैन रिलेट टू, जिससे वो अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, उसको पढ़ने में उनको मज़ा आता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, based on information in the passage it can be inferred that Leslie McFarlane and Mildred Wirt, ठीक है, found it helpful to write from personal experience, बिल्कुल उनका जो जीवन का व्यक्तिगत अनुभव था, जैसे अपने शहर का डिटेल उन्होंने डाला, या फिर जो उनका अपना महारत हासिल था, क्वालिटी था उनका एथलीट में, वो एथलीट का क्वालिटी भी उन्होंने अपने कहानी के काल्पनिक पात्र में डाल दिया जो कहानी का मेन कैरेक्टर था उसमें। तो 7th का डी होना चाहिए। 8th, according to the passage, some teachers and librarians objected to ghost-written books such as Hardy Boys and Nancy Drew Mysteries because they क्यों विरोध किए? They believed the books were not quality literature, वो अच्छा साहित्य नहीं थे, गुणवत्ता वाले साहित्य नहीं थे, इसलिए उसका विरोध कर दिया उन लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें क्या हो गया, सी ना हो गया, 8 का सी हो गया, चलिए कोई बात नहीं। 9 में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स एटीट्यूड टूवर्ड द हार्डी बॉयज एंड नैन्सी ड्रू बुक सीरीज। ऑथर का क्या है एटीट्यूड? तो बैलेंस्ड एंड रिस्पेक्टफुल है, उन्होंने अपना ओपिनियन नहीं दिया है, सब चीज़ें बता दी उन्होंने सिर्फ, ए नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पैसेज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया, फिर एक्सप्लेनेशन दिया गया, फिर उसका हिस्ट्री बताया गया कि कब कैसे ओरिजिन हुआ, फिर उसके साथ साथ क्या कंट्रोवर्सी जुड़ा रहा है बताया, और लास्ट में उन्होंने कंक्लूजन दे दिया। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये था आज के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, धन्यवाद।